आज की कहानी इश्क की नहीं है, आज की कहानी नफरत की नहीं है, बल्कि आज की कहानी जो है शक और गलत फहमी की है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसी एक कहानी सुन रहे हैं जिसमें एक शक और गलत फहमी ने किस तरह से दो रिलेशन के बीच में दरारें पैदा की और फिर उसके बाद उसमें एक शख्स का कत्ल हो जाता है। दरअसल आज की कहानी जो है वो बिहार में एक मुजफ्फरपुर जिला है। यह कहानी उसी जिला में लगने वाले सदर थाना के सहजानंद कॉलोनी की है। उस कॉलोनी में एक शख्स जिसका नाम जयप्रकाश बोल करके रहता है, वो लड़का 20-22 साल का रहता है और उसी कॉलोनी में रहने वाली एक लड़की जिसका काल्पनिक नाम मंजू रहता है। दोनों को 4 साल पहले एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दरअसल जयप्रकाश का जो रिश्तेदार का एक घर जो है उसी लड़की के करीब में रहता है। जब कभी वह उस रिश्तेदार के यहाँ जाता था तो उस लड़की से देखा करता था और धीरे धीरे इन लोगों का जो है बात शुरू हुआ और धीरे धीरे बात शुरू जब हुआ तो इन लोगों के बीच में प्यार हो गया। समय बीतते गया, सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था और इसी दौरान 2023 में वो लड़की जिसका काल्पनिक नाम मंजू रहता है पटना चल जाती है सरकारी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करने के लिए। और इधर जयप्रकाश का जो भाई गोवा में रहता था वह भी उसका वहाँ पर एक बिजली मिस्त्री बिजली कंपनी में जनरेटर ऑपरेटर का जॉब उसका के लिए बात कर देता है। उसके बाद जयप्रकाश को भी गोवा जाना पड़ता है, वहाँ पर गोवा चल जाता है और वहाँ पर अच्छा खासा वह सैलरी कमाने लगता है। दूसरी तरफ उसकी जो है मासूका जिसका काल्पनिक नाम मंजू था वह पटना में ही रह करके अपना बीपीएससी का तैयारी करती है। कुछ समय तक तो सब चीज़ ठीक चला। वहाँ से जयप्रकाश जो पैसा अर्न करता था तो बहुत सारा पैसा वो अपनी मंजू को भी दिया करता था। एक आध दफ़ा जब उसका काफ़ी तबीयत खराब हुआ था मंजू का तो उसने ही सारा इलाज का खर्चा उठाया था और इसके अलावा भी उसका समय समय पर उसको पैसा उसकी ज़रूरतें के लिए वह वहाँ से पैसा भेजा करता था। लेकिन जब जयप्रकाश वहाँ गोवा में रहते हुए उसका 8-9 महीना बीत जाता है और जब वह मंजू से अलग हो जाता है तो वे लोग कॉल पे बात किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे मंजू जो है जयप्रकाश का कॉल रिसीव इग्नोर करने लगी और एक आध दफ़ा जो है व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी जब वह बात कर रहा था मंजू के साथ तो उसके रूम में किसी लड़के को देख लेता है उस वीडियो के थ्रू। तो इस बात को लेकर के वह मंजू के साथ काफ़ी दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। काफ़ी जयप्रकाश ऑब्जेक्शन करता है और यहाँ से इन दोनों के बीच में खटास शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जो है मंजू इसका कॉल रिसीव करना ही बंद कर देती है और थक हार करके शुरू में तो जयप्रकाश काफ़ी मंजू को समझाने का कोशिश करता है लेकिन मंजू समझती नहीं है और बाकायदा दोनों ही अपने अपने रास्ते पर निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। यानी मंजू जो अपना तैयारी कर रही थी वो अपना तैयारी में लग जाती है। जयप्रकाश जो है अपना जब थक हार करके मंजू नहीं मानती, उसे बात करने के लिए रेडी नहीं होती है तो वह फिर अपना काम पर ही ध्यान लगाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका 3 साल पुराना प्यार था और लगभग 2019-20 से इन लोगों के बीच में रिलेशन था और उस 3 साल इन लोगों का अफेयर चला था और उसके बाद दोनों अलग हो गए थे और फिर गलतफहमी शक की वजह से दोनों के बीच में दरार आई और उसके बाद फिर मन मुटाव हो गया दोनों के बीच में। लेकिन कुछ जयप्रकाश जो है दिल से उसको प्यार करता था मंजू को और कहीं ना कहीं उसे शादी करना चाहता था। शुरुआत में तो दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते थे लेकिन हालात ऐसे हुए कि मंजू को अपना तैयारी करने के लिए उसके घर वाले पटना भेज देते हैं और इधर जो है जयप्रकाश के घर वाले उसको गोवा भेज देते हैं। शुरुआत में जो है जयप्रकाश के घर में भी यह बात सारी मालूम थी कि वह एक लड़की से प्यार करता है। जो रिश्तेदार के यहाँ वह जाता था उसी के करीब में वह लड़की मंजू रहा करती है। तो वहीं पर उस लड़की से उसको प्यार हो गया है और वह प्यार करता उससे यह सारी बातें जो अपने घर में भी बताया था और मंजू ने भी अपने घर में यह बात बताया था। मंजू के घर वाले उसके माता पिता भाई एक आध दफ़ा जयप्रकाश के घर भी आए थे शादी की बात करने के लिए। लेकिन जिस समय वे बात करने आए थे अपनी शादी के लिए, मंजू की शादी के लिए, उस समय जयप्रकाश के जो पिता रहते हैं वह पिता उस समय घर में थे नहीं, इसलिए बात हो नहीं पाती है और फिर उसके बाद यह जो है मामला ऐसे ही रह जाता है। दोनों की शादी के बाद जो आगे नहीं बढ़ पाता और फिर दोनों जुदा हो जाते हैं। यानी दोनों अलग अलग जगह अपना कोई जयप्रकाश काम करते हैं और मंजू जो है अपना बीपीएससी की तैयारी करने के लिए पटना निकल जाती है और फिर इन लोगों के बीच में जो है कड़वाहट और दरारें इन लोगों के रिलेशन में शुरू हो जाता है। लेकिन मंजू जब
पूरी तरह से जयप्रकाश का कॉल रिसीव करना बंद कर देती है। तब जयप्रकाश जो है कुछ प्राइवेट्स वीडियो था, जब ये लोग 3 साल इन लोगों का अफेयर चला था, तो काफ़ी दफ़ा ये लोग एक दूसरे के साथ मिले थे और अकेले में समय बिताए थे। तो बहुत सारा ऐसा जो प्राइवेट्स फ़ोटो था वो फ़ोटो जयप्रकाश के मोबाइल में था। वो सारे फ़ोटो जो है मंजू के रिश्तेदारों को, उसके भाई और बाकी और लोगों को व्हाट्सएप कर दिया रहता है कि हम लोग, वो यह दिखाना चाहता है दरअसल कि हम लोगों का जो जयप्रकाश और मंजू का जो रिलेशन है वह काफ़ी मजबूत है और काफ़ी दिनों से ये दोनों रिलेशन में हैं और इन लोगों का जो रिलेशन काफ़ी आगे बढ़ चुका है। लेकिन जो मंजू के घर वाले हैं और जो खुद मंजू इस चीज़ को अलग तरीके से लेती है और वे लोग ऐसा मानने लगते हैं कि जयप्रकाश जो है मंजू को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह इस तरह का वीडियो हम लोगों को भेज रहा है। और शायद जैसा कि मीडिया में भी या बहुत सारे ऐसे वेबसाइट पर, ऐसा न्यूज़ चैनल के वेबसाइट पर दिखाया गया था कि वह उस वीडियो जो है वायरल भी कर देता है फेसबुक पर या फिर और सोशल मीडिया साइट्स पर, जिसके कारण उसके घर वाले, मंजू के घर वाले और खुद मंजू इस चीज़ से परेशान हो जाती है और वह किसी न किसी तरह से जयप्रकाश को इस चीज़ का बदला सबक सिखाना चाहती है। इसके लिए वह जयप्रकाश को कॉल करती है कुछ दिनों के बाद और जयप्रकाश शुरू में हालांकि मानता नहीं है, क्योंकि उसने भी जब काफ़ी कोशिश किया था मंजू से बात करने का, एक समय ऐसा आया था, लेकिन मंजू ने उसका कॉल को इग्नोर कर दिया और एकदम ही कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती थी। बाकायदा मंजू इसके लिए जयप्रकाश के घर में भी एक आध दफ़ा कॉल करके उसके माँ और उसके पेरेंट्स को समझाई थी कि आप अपने लड़के को समझा दीजिए, नहीं तो मैं थाना में कंप्लेन कर दूँगा, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और लेकिन कुछ समय के बाद जब वीडियो वगैरह जब वो वायरल कर देता है और उसके रिश्तेदारों को भेजता है, तो उसके बाद वे लोग, मंजू एक प्लान बनाती है और इसके लिए वह जयप्रकाश को कॉल करती है, लेकिन बहुत दफ़ा वो कॉल रिसीव नहीं करता है। लेकिन थक हार करके जब वो काफ़ी दफ़ा मैसेज और कॉल करती है तो जयप्रकाश से उसका बात होता है और वह फिर जयप्रकाश को अपने बातों में बहला फुसला लेती है और वह बोलती है कि हम लोग के पेरेंट्स जो हम लोगों के शादी के लिए रेडी हो गई हैं और मैं खुद तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन शुरू में जयप्रकाश को विश्वास नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे मंजू जिस चालाकी में थी, जिस उसका जो प्लान था कि किसी तरह से जयप्रकाश को मना लेना है अपने प्यार में, उसको दोबारा झूठे प्यार में उसको डुबा लेना और उसको अपना मुजफ्फरपुर बुलाना, उसको कत्ल का अंजाम देना है, तो उस प्लान में वह कोशिश करते करते कामयाब हो जाती है। और फिर वह जयप्रकाश को एक दिन बोलती है कि तुम मुजफ्फरपुर आ जाओ। जब यह बात जयप्रकाश को बोलती है तो जयप्रकाश ये बात बोलता है कि तुम मुझे बुला रही हो, कहीं मार तो नहीं दोगी, क्योंकि पहले भी जब जिस समय उसने वीडियो और फ़ोटो वगैरह उन लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था, तब उन लोगों के घर वालों की तरफ से जयप्रकाश को डायरेक्टली धमकी भी मिला था जान से मारने का। इसलिए जयप्रकाश पूरी तरह से डर गया था और वह जानता था कि कहीं ना कहीं अगर वह मुजफ्फरपुर उसके घर, उसके इलाके में गया तो शायद वे लोग उसका वही हस कर सकते हैं। और इसे इत्तेफाक कहे या फिर गलती से या फिर किसी तरह से सारा जो बातचीत है वह जयप्रकाश के मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है और उसी के मोबाइल में स्टोर रहता है, जो बाद में निकल करके बाहर आता है। और उसके बाद फिर जो है 13 अगस्त को, जैसा कि मंजू से उसने वादा किया था, वह गोवा से ट्रेन पकड़ता और बिहार पहुंचता है। बिहार पहुंचने के बाद वह मुजफ्फरपुर अपने घर सबसे पहले जाता है, कुछ समय घर में रहता है। उसके बाद फिर शाम को वह निकलता है, जैसा कि मंजू से उसने वादा किया था। मंजू ने उसको बुलाया था और दोनों एक होटल में मिलते हैं। मिलने के बाद दोनों एक साथ नाश्ता या फिर कुछ खाते भी हैं और फिर उसके बाद मंजू जो है उसको अपने ममेरे भाई के घर पर, जो एक लॉज के रूप में रहता है, वहाँ लेकर के जाती है। हालांकि शुरू में जयप्रकाश जाने के लिए रेडी नहीं होता है, उसका भाई का जो वह लॉज था, लेकिन मंजू यह बोलती है कि वहाँ सारा कुछ तैयारी रेडी है, तुम चल करके देख लो, हम लोग शादी करेंगे। इस बात को जब जयप्रकाश सुनता है तो वह खुश हो जाता है और उसके इरादे को भाप नहीं पाता है और वह मंजू जहाँ बताती है उस लॉज में, जो मंजू के ममेरा भाई जिसका नाम रविंद्र कुमार रहता है, उसी का वह लॉज रहता है, वहाँ पर पहुँचते हैं। और जैसे ही वह उस कमरे में दाखिल होता है तो मंजू, उसका जो ममेरा भाई, फिर अपना जो अपना भाई रहता हुआ, फिर उसके पिता, उसका माँ, 5 लोग मिल करके जो जयप्रकाश का कत्ल कर देते। खुद मंजू जो है जयप्रकाश का गला रेत देती है और बाकी जो लोग रहते वे लोग जो है उसके साथ बहुत दरिंदगी करते हैं और उसके बाद उस लाश को एक बोरे में डाल देते हैं और उसके बाद फिर रात में साइकिल पर रख करके घर से 100-200 मीटर का दूरी में
जो है नाला के पास जहाँ पर कचड़े फेंके जाते हैं वहाँ पर उसको फेंक करके आ जाते हैं। और दूसरा दिन जब सुबह 14 अगस्त को सारा चीज़ जब सुबह सुबह लोग उस बोरे में कचड़े के पास फेंका हुआ देखते हैं, जो लोग कचड़े फेंकने जाते हैं, तो पता चलता है कि उसमें लाश है। आनन फानन में जो वहाँ के लोग पड़ोसी रहते हैं, राहगीर जो रहते हैं, संबंधित थानों को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है, उस लाश को अपने कस्टडी में लेती है, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पुलिस के लिए भी अब ब्लाइंड केस था, कहीं से कोई भी चश्मदीद नहीं था। लेकिन तभी पुलिस जो है जब मौका वारदात का जहाँ पर लाश मिला था उसका मुआयना करती है तो 200 मीटर की दूरी में एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है। पुलिस उस सीसीटीवी कैमरास का जब फुटेज देखती है तो सारा चीज़ क्लियर हो जाता है कि वो 13 अगस्त को रात को 3-4 लोग मोटरसाइकिल पर उसी बोरी को लेकर के निकलते हैं और फिर उस जो कचरा जहां फेंका जाता है वहां पर फेंक देते हैं। उसके बाद पुलिस जो है उस पर्टिकुलर एरिया का, उस पर्टिकुलर जगह का डंप डाटा निकालती है और मोबाइल टावर के थ्रू तब पता चलता है कि उस रात जो है लगभग 5 लोगों का मोबाइल लोकेशन, जो मंजू के सारे घर वाले और खुद मंजू का मोबाइल लोकेशन एक साथ 5 लोगों का उस कमरे के अंदर बताता है। उसके बाद पुलिस जो है तब तक जयप्रकाश के घर वाल उस शव का शिनाख्त भी हो जाता है, लोग उसको पहचान लेते हैं और उसके बाद फिर जयप्रकाश के घर वालों से कांटेक्ट करते हैं। तो उसकी माँ बताती है कि वह गोवा से कल ही 2 दिन पहले ही सुबह आया था और कुछ समय घर में रहने के बाद फिर यह बोल करके निकला कि मैं बाज़ार से आ रहा हूँ। उसके बाद फिर उसका पता नहीं चला। तब पुलिस जो है उसके घर वालों को वह शव का शिनाख्त करने के लिए लेके जाती है, तो वे लोग शिनाख्त कर लेते हैं उसकी माँ, और फिर सारा वाकया बाहर आता है। उसकी माँ जो है जयप्रकाश की, वह खुद एफआईआर दर्ज कराती है और एफआईआर में शक जो है खुद मंजू और उसके घर वालों पर लिखवाती है, क्योंकि वे लोग पहले भी जयप्रकाश को जान से मारने का धमकी दिए थे। और जयप्रकाश की माँ, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी उसके पास था जो जयप्रकाश अपने मंजू से लास्ट टाइम जब बात किया था गोवा से मुजफ्फरपुर आने का, तो उससे साफ पता चलता है उस रिकॉर्डिंग से कि जयप्रकाश का मुजफ्फरपुर आने का क्या रीज़न था। और उसमें वह बाकायदा अपनी मृत्यु का जो है शक भी जाहिर कर रहा है। जब वह मंजू उसको बोलती है कि तुम मुजफ्फरपुर आ जाओ, तब जयप्रकाश का यह लाइन कि तुम मुझे बुला रही हो, कहीं मार तो नहीं दोगी, यानी कहीं ना कहीं जयप्रकाश को पहले से पता था, उसको शक था कि अगर वो मुजफ्फरपुर फिर से मंजू के पास गया तो उसका कत्ल हो सकता है। और वही हुआ, उसकी मासूका ने उसका कत्ल कर दिया। तो सारा रिकॉर्डिंग जयप्रकाश की माँ ने पुलिस वाले को मौजूद करा दिया है। पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सबसे पहले जो है मंजू का मेरा भाई जो रविंद्र कुमार है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजी है। बाकी मंजू और ख़ुद उसके परिवार वाले सारे लोग फरार हैं। पुलिस इस केस में अभी सारा नामजद की गिरफ्तारी के लिए प्रयास में लगी हुई है। आगे देखते इस केस में क्या होगा। लेकिन आज का जो स्टोरी था यही था कि एक शक और गलतफहमी की वजह से 2 लोग जो प्यार करते थे, इसको प्यार कहेंगे या अट्रैक्शन कहेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन 2 लोग जो 3 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे से शादी करने का सपना देख रहे थे, वही दोनों लोग का जो है शक और गलतफहमी की वजह से रिलेशन में दरार आता है और फिर खुद प्रेमिका जो है अपने आशिक का कत्ल का साजिश रचती है और फिर उसको वह सजा देती है। इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना और बेचैन करना नहीं, बल्कि इस कहानी सुनाने का ये उद्देश्य था कि जुर्म के दस्तक को पहचानिए। काश जयप्रकाश ने अगर उस दस्तक को, जो उस चालाकी को, उस मंजू के उस सोच को भांप लिया रहता तो शायद वह आज जिंदा होता और एक सही सलामत जहां वह गोवा में काम कर रहा था वहां पर वह काम करते रहता। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।